गिवन है और हमें उस मैट्रिक्स के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मिनिमल पॉलिनोमियल अगर फाइंड आउट करना है तो हमें सॉल्व करना होगा a माइनस एक्स आई और यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। अगर आपको लैम्डा के टर्म्स में चाहिए तो a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल्स टू 0 पुट करिए। यहाँ से अगर मैं a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वो इक्वल होगा x 6 माइनस एक्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 6 माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव को एज ए कॉमन ले लेता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वायर आउटसाइड एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है x x माइनस सिक्स और x x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ये दो ही पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स सेम होते हैं। अब आप ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर x माइनस वन दे रखा है जो कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में अपीयर ही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन बी डिस्कार्ड होगा क्योंकि x माइनस थ्री उसमें दे रखा है। ऑप्शन थ्री भी डिस्कार्ड होगा सेम क्योंकि x माइनस थ्री है। इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल ये यहाँ पर हमने इजी से फाइंड आउट कर दिया। अदरवाइज हम कैसे करते हैं, सभी पॉसिबिलिटीज पर हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल इसका मतलब हुआ जो x की पावर n होगी उसका कॉफिशिएंट हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। लीस्ट मोनिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन डी इसका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो सी क्यूब से सी क्यूब तक है और यहाँ पर आप टी किस तरह से अपने एलिमेंट्स की इमेज देता है वो आप ऊपर देख सकते हैं। हमें यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है टी स्टार से, और टी स्टार के लिए मैट्रिक्स नोटेशन में अगर हमें लिखना है तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और उसके लिए एक्सप्रेशन भी है तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ Z1 Z2 Z3 ये C3 से बिलोंग करता है जो कि डोमेन का एलिमेंट है, अगर मैं इस पर टी अप्लाई करता हूँ तो ये इमेज को किस तरह से सेंड करते हैं? Z1 माइनस आयोटा Z2 और आप अदर टू रोज भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं मानूं कि जो C है वो C के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होता है? 1 और आयोटा। यानी कि अगर मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूं तो इस रो को मैं किस तरह से लिख पाऊंगा? Z1 माइनस आयोटा Z2 प्लस 0 टाइम्स Z3, इस तरह से मैं लिख पाऊंगा। इसका मीनिंग हुआ कि जो टी के लिए फर्स्ट मेरा कॉलम होगा वो क्या होगा? 0 माइनस आयोटा 0, और आप यहाँ पर अदर कॉलम्स भी आप देख सकते हैं तो वो क्या होगा? माइनस आयोटा 1, सॉरी, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 होगा, माइनस आयोटा 1 और 0, और थर्ड कॉलम आपका होगा 1 1 और माइनस आयोटा 1 1 और माइनस आयोटा। अब मुझे इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए टी स्टार फाइंड आउट करना होगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज करने से मुझे इस क्या मिलेगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 1 और 0 0 माइनस आयोटा। इस तरह से मुझे इसका टी स्टार मिल जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिला है उसको Z1 Z2 Z3 से भी मल्टीप्लाई करा के आप उसका टी स्टार लिख सकते हैं। यहाँ पर Z1 से मल्टीप्लाई कराइए, Z2 से, Z3 से, तो ये आपको Z1 Z2 Z3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में क्या है? 1 माइनस आयोटा 1। अब आप यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है फर्स्ट में 1
आयोटा सॉरी माइनस आयोटा 1 नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, 1 माइनस आयोटा 1 ऑप्शन सी में है तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी इसी तरह रोंग होगा। पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो R4 से R4 पर डिफाइन है, और डिफाइनिंग फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें डायमेंशन बतानी है आइगन स्पेस ऑफ टी की, यानी कि करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के जो करस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उनकी डायमेंशन बतानी है। तो डायमेंशन का मतलब होगा हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स प्लस स्पैनिंग आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, तभी हम डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टी के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो वो क्या होगा, आप इसी को यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो को रो वाइज लिख दीजिए, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप सभी जानते हैं किस तरह से लिखा जाता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो 1105, 1201, थर्ड कॉलम थर्ड रो होगी 00, -12 और लास्ट रो होगी 5120। इस तरह से मैंने इसके लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा, जिसको मैं टी बीटा भी कॉल कर सकता हूँ। और आप यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है। रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। और हम ये भी जानते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होंगे। अगर डायगोनलाइजेबल हो जाता है तो हम जानते हैं कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। ये सभी आइगन वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। अगर हम यहाँ पर सम कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो वो साइज दे देगा किसका, मैट्रिक्स का साइज दे देगा, जो कि 4 है। यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर मैं सम करता हूँ तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4 आइगन वेक्टर्स, यानी कि 4 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, और वो 4 आइगन वेक्टर Li होंगे। अब ये Li होंगे तो ये बेसिस फॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ Li वेक्टर्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R4। इस वजह से ये बेसिस फॉर्म करेंगे, और हमें बतानी थी डायमेंशन, तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन बता सकते हैं, ये 4 होगा। इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पर आपने निकाला है, क्योंकि आइगन स्पेस को हम लिखते हैं A माइनस लैम्डा आई, इसको, और इसकी हमें नलिटी फाइंड आउट करनी है इस मैट्रिक्स की, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जो कि 4 आया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।